कभी सोचा है कुछ लोग हमें इतनी आसानी से किसी बात के लिए कैसे मना लेते हैं? चाहे वो कोई सेल्समैन हो, कोई विज्ञापन जो दिमाग में बस जाए, या कोई दोस्त जो हर बार अपनी बात मनवा ले। वो ऐसा क्या करते हैं कि हम ना कह ही नहीं पाते? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब लॉजिक में नहीं, साइकोलॉजी में छिपा है। बिल्कुल। और इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए आज हम रॉबर्ट सियाल्डिनी की मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएजन की दुनिया में उतर रहे हैं। ये किताब उन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का खुलासा करती है जो हमें हाँ कहने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और अक्सर हमारे जाने बना। सही कहा। और ये सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग के गुर नहीं है। ये वो नियम है जिन पर हमारे सामाजिक रिश्ते, बातचीत और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के फैसले भी टिके हैं। सियाल्डिनी ने सालों की रिसर्च के बाद 6 ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत खोजे हैं जो हर जगह, हर किसी पर काम करते हैं। एकदम। ये एक तरह से यूं समझ लीजिए कि इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर मैनुअल है। क्या बात है, इंसान का यूजर मैनुअल। मुझे ये बहुत पसंद आया। तो चलिए इस मैनुअल को खोलते हैं। इसे और मजेदार बनाने के लिए एक काल्पनिक स्थिति सोचते हैं। अच्छा। मान लीजिए हम एक नई कॉफी शॉप खोल रहे हैं और उसे शहर में सबसे लोकप्रिय बनाना है। हम इन 6 सिद्धांतों का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। बढ़िया आइडिया है। इससे ये सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लगेंगे। तो पहला सिद्धांत कौन सा है और हम अपनी कॉफी शॉप के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत है लेन देन का नियम, यानी रेसिप्रोसिटी। ये कहता है कि अगर कोई हमें कुछ देता है तो हम अंदर से उसका एहसान चुकाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, ये हमारे डीएनए में है। हजारों सालों से इंसानी समाज इसी लेन देन पर तो बना है। अच्छा, जैसे दुकानों में मिलने वाले मुफ्त सैंपल्स। कोई आपको कुछ चखने के लिए देता है और अचानक आपको उसे खरीदने का एक हल्का सा दबाव महसूस होता है। बिल्कुल। तो हमारी कॉफी शॉप के लिए पहला कदम होगा सड़क पर लोगों को मुफ्त में एस्प्रेसो शॉट्स पिलाना। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। ये सिर्फ मुफ्त की चीज के बारे में नहीं है, ये पहले देने के बारे में है, बिना कुछ मांगे। सियाल्दिनी एक क्लासिक उदाहरण देते हैं हरे कृष्णा आंदोलन का। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। वो एयरपोर्ट पर लोगों को मुफ्त में एक फूल देते थे। लोग फूल लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें जबरदस्ती दे दिया जाता तो वो दान देने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते थे, सिर्फ उस फूल का एहसान उतारने के लिए। वाह। तो जब हम किसी को बिना मांगे एक छोटा सा एस्प्रेसो शॉट देते हैं तो हम सिर्फ अपनी कॉफी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कर्ज बना रहे हैं, भले ही वो बहुत छोटा हो। एकदम। वो व्यक्ति शायद उसी समय कॉफी ना खरीदे, लेकिन उसके दिमाग में आपकी दुकान की एक सकारात्मक छवि बन गई है। उसे लगेगा ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने मुझे कुछ दिया, और अगली बार जब उसे कॉफी पीनी होगी तो शायद वो हमारे पास आए। हाँ, आपने एक रिश्ता शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हमने लोगों को मुफ्त कॉफी दी और एक अच्छा इंप्रेशन बनाया। लेकिन सिर्फ मुफ्त में चीजें देकर तो दुकान नहीं चलेगी। अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप किसी से छोटी सी हाँ कहलवा लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से दूसरा सिद्धांत काम करना शुरू करता है, प्रतिबद्धता और निरंतरता, मतलब कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। ये सिद्धांत कहता है कि एक बार जब हम कोई छोटा सा स्टैंड ले लेते हैं या कोई वादा कर देते हैं तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क न दिखे। तो ये फुट इन द डोर वाली तकनीक है, पहले छोटा सा काम करवाओ, हाँ, और फिर बड़ा। तो अपने कॉफी शॉप के केस में हम मुफ्त सैंपल लेने वाले से कह सकते हैं, अगर आपको हमारी कॉफी पसंद आई तो क्या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे? बहुत बढ़िया उदाहरण। ये एक छोटी सी हाँ है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई मेहनत नहीं। लेकिन एक बार जब किसी ने आपको फॉलो कर लिया तो उसने मानसिक रूप से खुद को आपके ब्रांड के साथ जोड़ लिया है। अच्छा। अब वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे आपकी कॉफी पसंद है। और फिर जब हम कोई नया ऑफर पोस्ट करेंगे तो उसके खरीदने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपने पिछले एक्शन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहेगा। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक अध्ययन है। हाँ। उसमें लोगों से पहले अपनी खिड़की पर बी अ सेफ ड्राइवर का एक छोटा सा स्टिकर लगाने के लिए कहा गया। ज्यादातर लोग मान गए। ठीक है। कुछ हफ्तों बाद उन्हीं लोगों से अपने लॉन में ड्राइव केयरफुली का एक बहुत बड़ा भद्दा सा बोर्ड लगाने के लिए कहा गया। जानते हैं क्या हुआ? क्या? जिन लोगों ने पहले छोटा स्टिकर लगाया था उनमें से 76% लोग बड़ा बोर्ड लगाने के लिए भी मान गए। 76%। हाँ, जबकि जिनसे सीधे बड़ा बोर्ड लगाने को कहा गया था उनमें से सिर्फ 17% ही माने। ये तो जबरदस्त है। इसका मतलब है
कि वो छोटा सा कमिटमेंट वो उनकी अपनी पहचान का हिस्सा बन गया। सही कहा। ये सिर्फ सेल्स की ट्रिक नहीं है, ये तो हमारी अपनी साइकोलॉजी है जो हमें एक रास्ते पर बनाए रखती है। और यही इसकी शक्ति है। हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम खुद को सुसंगत या कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने लोगों को मुफ्त कॉफी दी, मतलब रेसिप्रोसिटी, और उनसे अपना पेज फॉलो करवाया, मतलब कमिटमेंट। लेकिन अब भी एक समस्या है, हमारी दुकान नई है। जब लोग सड़क से गुजरते हैं और दुकान को खाली देखते हैं तो वे अंदर आने में झिझकते हैं। हाँ, ये होता है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉफी अच्छी है? मुझे लगता है यहीं पर वो भीड़ वाली मानसिकता काम आती है। सही पकड़ा। ये है हमारा तीसरा सिद्धांत, सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ। जब हम अनिश्चित होते हैं कि क्या करना है तो हम दूसरों को देखते हैं। हम सोचते हैं अगर इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। हाँ, ये एक मानसिक शॉर्टकट है। बिल्कुल। इसके उदाहरण तो हर जगह हैं। किसी किताब पर बेस्ट सेलर का टैग, किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन, या किसी प्रोडक्ट के नीचे हजारों पॉजिटिव रिव्यू। हाँ, ये सब हमें भरोसा दिलाते हैं। तो अपनी कॉफी शॉप के लिए हमें शुरू में दुकान भरी हुई दिखानी होगी। हाँ, भले ही हमें अपने दोस्तों को मुफ्त कॉफी के लिए बुलाना पड़े। ये क्लासिक टैक्टिक है। लेकिन सोशल प्रूफ में एक और परत है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अच्छा। ये सबसे ज्यादा तब काम करता है जब वो दूसरे लोग हमारे जैसे हों। अच्छा। सियाल्टिनी बताते हैं कि हम उन लोगों के कामों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम अपने जैसा मानते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हमारी कॉफी शॉप कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है तो दुकान में दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स का दिखना ज्यादा असरदार होगा बजाय किसी भी भीड़ के। एकदम। इसीलिए विज्ञापनों में अक्सर आम लोगों के टेस्टिमोनियल दिखाए जाते हैं। जब हम अपने जैसे किसी को कहते सुनते हैं इस प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो हम उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं बजाय किसी सेलिब्रिटी के। ये लाइकिंग के सिद्धांत से भी जुड़ता है ना? हाँ, कि हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं। बिल्कुल। ये सारे सिद्धांत अलग थलग काम नहीं करते, ये अक्सर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और आपने चौथे सिद्धांत पसंद यानी लाइकिंग का रास्ता खोल दिया है। ये बहुत सीधा सा नियम है। हम उन लोगों को हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और किताब बताती है कि पसंद बढ़ाने के कई तरीके हैं। एक तो समानता, सिमिलैरिटी हो गई, जैसा हमने अभी बात की। दूसरा है तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स। जब कोई हमारी सच्ची तारीफ करता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। और तीसरा है बस एक दोस्ताना व्यवहार। हाँ, और एक और है सहयोग, कॉपरेशन। जब हम किसी के साथ मिलकर एक कॉमन लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हमारे बीच एक बॉन्ड बन जाता है। वाह! तो इसका मतलब है कि जब हमारी कॉफी शॉप का बरिस्टा मेरे जैकेट की तारीफ करता है, मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछता है और मेरा नाम याद रखता है, तो वो सिर्फ अच्छा कस्टमर सर्विस नहीं कर रहा, वो असल में लाइकिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं वापस आऊं। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। यही तो इन सिद्धांतों की खूबसूरती है। वे हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में छुपे होते हैं। एक अच्छा सेल्स पर्सन प्रोडक्ट बेचने से पहले रिश्ता बनाता है। वो जानता है कि अगर ग्राहक उसे पसंद करने लगा तो बिक्री अपने आप आसान हो जाएगी। सही बात है। टपरवेयर पार्टियां इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग टपरवेयर नहीं खरीदते, वे अपनी दोस्त से खरीदते हैं क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं और उसे निराश नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये तो कमाल है। तो अब हमारी कॉफी शॉप में वफादार ग्राहक आने लगे हैं जो हमारे बैरिस्टा को पसंद करते हैं। दुकान में हमारे जैसे ही दूसरे लोग दिखते हैं। अब हमें अपनी दुकान को सिर्फ एक और अच्छी कॉफी शॉप से शहर की सबसे बेहतरीन कॉफी शॉप कैसे बनाना है। हमें अपनी पहचान एक एक्सपर्ट के तौर पर बनानी होगी। और ऐसा करने के लिए आप 5वें सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे, अधिकार यानी अथॉरिटी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अधिकार का सम्मान करो, विशेषज्ञों की सुनो। इसलिए जब कोई वर्दी में किसी खास टाइटल के साथ या एक्सपर्ट के तौर पर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग वो आलोचनात्मक सोच को बंद कर देता है और इनकी बात मानने लगता है। जैसे हम डॉक्टर की सलाह पर सवाल नहीं उठाते, हाँ, या एक प्रोफेसर की बात को सच मान लेते हैं। तो हमारी कॉफी शॉप के लिए हम दीवार पर बैरिस्टा ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। और हमारे बैरिस्टा एक खास प्रोफेशनल दिखने वाली यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। बिल्कुल, ये सब अधिकार के प्रतीक, सिंबल्स हैं। लेकिन ये सिद्धांत जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। 1960 के दशक में हुए मशहूर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ने दिखाया था कि अधिकार के दबाव में आम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत ही
चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट था। उस प्रयोग में एक वैज्ञानिक, जो असल में एक एक्टर था, उसके कहने पर सामान्य लोग एक दूसरे व्यक्ति को बिजली के झटके देने के लिए तैयार हो गए थे। जो कि वो भी एक एक्टर था। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। ये तो डरावना है। ये दिखाता है कि अधिकार का प्रभाव कितना गहरा और अवचेतन है। हाँ, ये सिद्धांत हमें असहज करता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए विज्ञापनों में अक्सर डॉक्टर या विशेषज्ञ दिखने वाले एक्टर्स का इस्तेमाल होता है। वो सफेद कोट तुरंत विश्वास पैदा करता है। सही कहा। ठीक है, तो अब हमारी दुकान लोकप्रिय हो चुकी है, लोग हमें पसंद करते हैं और हमें कॉफी का एक्सपर्ट माना जाता है। अब बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने और लोगों को तुरंत खरीदारी करने के लिए कैसे प्रेरित करें? इसके लिए आता है छठा और आखिरी सिद्धांत, कमी यानी स्केर्सिटी। ये नियम कहता है कि जो चीजें कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं या जिन्हें खोने का डर होता है, वे हमें ज्यादा मूल्यवान लगती हैं। अच्छा, लिमिटेड टाइम ऑफर या सिर्फ 2 पीस बचे हैं, ये सब। मुझे याद है एक बार मैं एक फोन खरीदने वाला था और वेबसाइट पर लिखा था ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। मैंने इतनी जल्दी में खरीदा कि बाद में एहसास हुआ कि मुझे उसकी उतनी जरूरत भी नहीं थी। हाँ, आप फोमो का शिकार हो गए। पूरी तरह से फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सब कभी ना कभी इसका शिकार हुए हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर प्रभावित करता है। अच्छा। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसे पाने की हमारी आजादी छिनने लगती है और इस खतरे की वजह से हम उसे और भी ज्यादा चाहने लगते हैं। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। तो हमारी कॉफी शॉप एक लिमिटेड एडिशन की स्पेशल बीन्स ला सकती है जो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उपलब्ध हो, या आज के पहले 50 ग्राहकों के लिए एक मफिन मुफ्त जैसा ऑफर। ये सब तात्कालिकता, अर्जेंसी पैदा करेगा। बिल्कुल। स्टारबक्स का पंपकिन स्पाइस लाटे इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए आता है और लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर अभी नहीं पिया तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये स्कैर्सिटी का मास्टर क्लास है। वाह! तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, हमने मुफ्त सैंपल्स दिए, लोगों से छोटे कमिटमेंट्स लिए, दुकान को भरा हुआ दिखाया, ग्राहकों से दोस्ती की, खुद को एक्सपर्ट बनाया और फिर लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन 6 सिद्धांतों ने मिलकर हमारी काल्पनिक कॉफी शॉप को सफल बना दिया। और यही इन सिद्धांतों की असली ताकत है। वे अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका कुल मतलब क्या है हमारे सुनने वालों के लिए? इन्हें समझना सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि खुद को अनावश्यक प्रभाव से बचाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ज्ञान एक 2-धारी तलवार है। किताब सिखाती है कि इसका नैतिक उपयोग लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना और उन्हें सच में मूल्य देना है, न कि उन्हें धोखा देना। तो एक अच्छा और एक बुरा उपयोग दोनों हो सकते हैं। हाँ, जब कोई सेल्समैन ईमानदारी से किसी की जरूरत को समझकर लाइकिंग एंड अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है तो वो मदद कर रहा है। लेकिन जब कोई इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके किसी को कोई घटिया चीज बेचता है तो वो हेरफेर है, मैनिपुलेशन है। तो अगली बार जब कोई हमें कोई लिमिटेड टाइम ऑफर दे या कोई विज्ञापन लाखों संतुष्ट ग्राहकों का हवाला दे, तो हम एक पल रुक कर सोच सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है, या मैं सिर्फ इन मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का शिकार हो रहा हूं। बिल्कुल, ये हमें सोच समझकर फैसले लेने की शक्ति देता है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हम खुद को बहुत तार्किक प्राणी समझना पसंद करते हैं, लेकिन है नहीं। हाँ, सच्चाई यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले अवचेतन मन में बैठे इन शॉर्टकट से प्रभावित होते हैं। इस समझ के बाद दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। बिल्कुल। इन सिद्धांतों को जानने का सबसे बड़ा फायदा शायद आत्म जागरूकता है। ये हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर और एक ज्यादा समझदार उपभोक्ता दोनों बनाता है। बिल्कुल। स्रोत के शब्दों में यह याद रखना चाहिए कि किसी को अपनी बात मनवाना एक कला है, और जब ये कला समझ में आ जाती है तो संवाद एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। अब सवाल ये है कि इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्या इसका उपयोग लोगों को जोड़ने, उनकी मदद करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाएगा, या सिर्फ अपने फायदे के लिए? यह चुनाव हर उस व्यक्ति को करना है जो इस ज्ञान को सीखता है।